नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आइडियल स्टोरी। आइडियल स्टोरी के हमारे मेहमान हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से बेहद प्रभावित उनके कृतित्व को आज चरितार्थ करते सम्मानित श्री राजू जी सैनी। राजू जी सैनी, आपका आत्मीय अभिनंदन है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आइडियल स्टोरी में। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बालकृष्ण जी। राजू जी, आपके बारे में जिस तरह से हमने सुना है, लगातार सुनते आ रहे हैं, आप एक दशक, यूँ कहे कि 1.5 दशक से भी अधिक समय हो गया है, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह घूम रहे हैं आप। राजू जी, आपके कृतित्व की चर्चा जो है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 या 5 या इससे जुड़े हुए पूरे शहर भर के भी जो स्लम्स है उनमें काफ़ी की जाती है। देखा जाता है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐसा अलग जगह रखा है पिछले 18 वर्षों से, जो आए दिन अखबारों की सुर्खी बनता है और लगातार आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि आखिर इतना कृतित्व आप कैसे अपने आप में समेटे हुए हैं। खासतौर से बात करना चाहेंगे विषय को लेकर, तो बातचीत करेंगे ही, जिस तरह से आपने अभी तक 400 से ज़्यादा युवाओं को, खासतौर से युवा बालिकाओं को भी कहीं न कहीं सरकारी नौकरियों में स्थान दिलाया है, पढ़ने का जज्बा उनमें जगाया है। ये सारे विषय तो जानना चाहेंगे, लेकिन आपके व्यक्तित्व को सबसे पहले समझना चाहेंगे। आखिर ये शुरुआत कब कैसे हुई, आपका जन्म किस परिवार में हुआ है, किस तरह के आपको संस्कार मिले हैं, माता पिता आखिर किस तरह का कार्य करते थे और किस तरह का आपने अपने इलाके में, क्योंकि गोमा की फेल स्लम एरिया कहलाता है, वहाँ के माहौल को देखा और एक अलग तरीके का जज्बा जो है अपने भीतर भर के एक अनूठे कार्य को अंजाम दे दिया। और आज देखा जाए तो पूरे प्रदेश भर में देखा जाए तो आपका एक नाम जो है पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। शुरुआत आप कर सकते हैं बाल्यकाल से। सर, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गोमा की फेल में मेरा जन्म हुआ है जी। सैनी परिवार फूलमाली समाज के हम हैं जी। और पिताजी रिक्शा चलाते थे जी। माताजी गृहिणी थी जी। और माताजी भी कभी भी वर्क करने जाते थे जी। और बचपना शिक्षा के अभाव में ही रहा। जो मूलभूत सेवाएं, मूलभूत चीज़ें थी वो बिल्कुल अभाव में थी। जो मेल क्षेत्र में बस्ती के पास में जो स्कूल है, सरकारी स्कूल गोमा की फेल हिंदी प्राथमिक विद्यालय, उसी में मैंने पढ़ाई की है। 8वीं तक वहीं पढ़े और उसी में सर शिक्षा का ऐसा कोई माहौल था नहीं बस्ती में भी। बिल्कुल चारों तरफ अपराधी और इस टाइप सी चीज़ें थी जी। तो मैं भी शिक्षा में, हम लोग भी इतने वो नहीं थे, घर पे भी कोई माहौल नहीं था शिक्षा का। बिल्कुल सही कहा। तो शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतें भी आई और मैं 9th क्लास में फेल हो गया था जी। और सेकेंड में फिर 9th में मैं सप्लीमेंट्री से पास हुआ जी। और घर में बिल्कुल माहौल नहीं था शिक्षा का। पिताजी ने बहुत मेहनत करके रिक्शा चलाकर, रात भर रिक्शा चला के और मुझे पढ़ाया जी। बाद में धीरे धीरे जो मित्र वगैरह और हम 1-2 मित्र मिल गए और नेहरू पार्क जाने लग गए सर। ओके। और ये नेहरू पार्क ने ही मेरे जीवन को बदला है सर। बिल्कुल। वहाँ पर कमल बंसुड़े सर थे जी। और मिल क्षेत्र के बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ते थे जी। तो वहाँ पढ़ते धीरे धीरे वहाँ संपर्क में और भी लोग मिले जी। और 10वीं फिर हमने पढ़े। 10वीं का मैं सर वाकई बताता हूँ कि 10वीं में एक सर थे जी। सबने बोला कि 10वीं में बहुत बोर्ड की एग्ज़ाम में पास होना पड़ेगा, 9th में आप ऐसे हुए जी। तो 10वीं के पहले मेरे को जब सप्लीमेंट्री आई थी जी। तब एक ऐसा लगा था कि अब यार पढ़ाई क्या होगी, और मैं मित्तल जो उद्योग है वहाँ काम पे जाने लग गया था। बिल्कुल सही कहा, मालवा मिल क्षेत्र। हाँ, कि बोले अब 9th छोड़ देते हैं और 10वीं डायरेक्ट प्राइवेट फॉर्म भर देते और काम करना स्टार्ट। लेकिन फिर एकाएक एक मित्र बोला कि नहीं यार क्या करना चाहिए, नहीं पढ़ाई करना चाहिए जी। और कैसे भी 9वीं पास हो गए जी। तो जब 9वीं सप्लीमेंट्री से पास होने के बाद फिर लगा कि नहीं 10वीं बोर्ड है और शुरू से पढ़ना पड़ेगा। तो हम नेहरू पार्क की ओर चले गए, नेहरू पार्क से जुड़ गए और नेहरू पार्क से ही सर फिर स्टार्ट हुए। और फिर वहाँ हमने मोहल्ले के पास में एक टीचर पढ़ाते थे 10वीं, वहाँ हमने क्लास ज्वाइन किया शुरू से कि 10वीं बोर्ड है, पास करना है जी। और 10वीं में सर जब क्लास चालू की वहाँ 70 रुपये फीस थी। ओके। और 70 रुपये फीस सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो 70 रुपये फीस में मेरे पास देने को नहीं थी। मम्मी ने 35 रुपये 2 बार टुकड़े में दिए वहाँ जी। तो सर ने मुझे बोला कि मैं आपको पूरे इकट्ठे लूँगा, टुकड़ों में पैसे नहीं लूँगा जी। तो सर आप मानेंगे नहीं, मैंने सर मैं यही दे सकता हूँ। और फिर मैं क्लास नहीं जा पाया और घर पे मैंने तैयारी की सर। गुड। और मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैंने सोच लिया था कि मेरे को पास होना है और मैं 3rd डिवीज़न पास हुआ सर, ग्रेस से पास हुआ। लेकिन मैंने जो मेरा पीछा था उस अचीवमेंट को मैंने प्राप्त किया और मैं 10वीं पास हुआ। बिल्कुल सही। और 10वीं के पास के बाद फिर सर हमने
नेहरू पार्क में जाते ही थे जी। घर में कोई मार्गदर्शन था नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट लेना, क्या लेना बिल्कुल सही कहा। है, कैसे लेना है, और आसपास भी कोई ऐसा बताने वाला नहीं था, हमारे पास कोई था ही नहीं कि मार्गदर्शन कैसे क्या करना आगे। बिल्कुल सही कहा। तो किसी ने बोला बायो लेना है तो हमने बायो ले लिया। बायो लेके सर फिर हमने तैयारी चालू करी। जी। अभाव था पैदल ही महाराजा नूतन स्कूल में, जी। नूतन स्कूल में सर मैंने 11th में लिया जी। और नूतन स्कूल में सर वहाँ पर फिर हम जाने लगे और पैदल ही जाते थे, साइकिल भी नहीं थी। बिल्कुल सही। पैदल जाते जाते और फिर 11th पास की, 12th पास की, नेहरू पार्क में पढ़ते रहे और स्कॉलरशिप से पढ़ाई की सर। बिल्कुल। और कॉलेज में भी जब हम जाते थे तो 12वीं के बाद सर हम कॉलेज गए, IK कॉलेज में मैंने पढ़ाई की जी। तो वहाँ जब हम ऐसे रहते थे सर, हमारे पास यानी चप्पल में ही रहते थे, बिल्कुल सादे। जो हमारी मित्र मंडल थी ना वो भी सब वर्किंग थी। हाँ, और सर एक वाकया मैं बताना चाह रहा हूँ कि 12th में मैं बस्ती में मेरे मित्र के वहाँ जाता था रात में पढ़ने, तो 12 बजे में जब वहाँ से आ रहा था, 12:30 बजे, तो बहुत उस वक्त का दौर बहुत अलग था सर। बिल्कुल सही। वहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि लकड़ी की टाल जो थी जी। सरकारी स्कूल के पास में, मुझे 3-4 लोगों ने रोक लिया और चाकू निकाला और जो घड़ी वगैरह थी बोले दे दीजिए। एकदम मैं घबरा गया जी। मैंने देखा, पहचान गया था कि मैं उधर की है, मैं उन लोगों को पहचान गया था, मैंने घड़ी दे दी जी। और जाके मैं सुबह उनसे घड़ी लिया है। ओके। घर वालों को मैंने बताया ऐसा ऐसा, तो घर वाले मैंने बोला कैसा रहा आपका? तो कॉलेज में सर फिर बहुत दिक्कतें आई कि कॉलेज में जब हम IK कॉलेज जाने लगे तो स्कॉलरशिप से हमने पढ़ाई की जी। और हम चप्पल में चले गए तो कॉलेज की जो सीनियर है उन्होंने बोला कि यार आप कॉलेज में आ रहे हैं चप्पल ही पहन के आ रहे हैं जी। लेकिन अब क्या है कि वो दौर ऐसा था, मम्मी से जाके मैंने बोला जी। लेकिन अब मम्मी क्या कर सकते थे, क्या कर सकते, गर्दिश काल। हाँ, मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, ये वो सोचा और फिर वो चप्पल में गए। फिर हम चलता रहा सर, और अभाव में सर हम पढ़ते रहे, किताबों को एक दूसरे की किताबों से नोट्स बना बना के और अलग अलग पढ़ते रहे सर। ये जो आपका जो सफ़र है पढ़ाने का, ये कब आपके मन में आया ऐसा कि नहीं अब मैंने जो पढ़ाई तो सर जैसे ग्रेजुएशन कठिन दौर से मैं निकला हूँ तो अब मैं आगे चल के मेरे साथ के युवाओं को, मेरे कॉलोनी के लोगों को, मेरे गुमा के फेल के लोगों को भी शिक्षा का अलग जगाना चाहिए। जी सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कॉलेज में हम लोग पढ़ते पढ़ते फिर हम नेहरू पार्क में पढ़ रहे थे वहाँ, तो नेहरू पार्क में कमल बंसोड़ सर थे जिन्होंने हमको थोड़ा सा बताया कि कंपटीशन क्या होता है। बिल्कुल। तो उस दौर में क्या है कि सर सरकारी नौकरी लगना बहुत दिक्कत थी और हमारे पास कुछ था भी नहीं, तो लोग बोलते थे कि यार सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जी। कमल सर ने हमको बताया कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो, कुछ हो सकता है कि हो जाएगा आप लोगों का, आप मेहनत करो। अब हमारे पास किताब दर्पण खरीदने के पैसे नहीं रहते थे सर, प्रतियोगिता दर्पण जो 30 रुपये की दर्पण आती थी उसको हम नहीं खरीद पाते थे और बहुत अभाव था, बहुत दिक्कतें थी। तो फिर भी सोचा कि नहीं तैयारी करना चाहिए। ग्रेजुएशन करने के बाद भी BSc करने के बाद हमने सोचा कि तैयारी करना चाहिए, साथ में हम तैयारी करते रहें। अभाव में हम लोगों ने वहाँ नेहरू पार्क में बैठ के जो सुबह 7 बजे से चले जाते थे और वहीं हम रात में 11 बजे तक सर पढ़ते थे। और साइकिल भी जो थी सर, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिलती डुलती थी, कभी पंचर हो जाती थी, पैसे नहीं रहते थे, लेकिन जो सर एक आत्मविश्वास था। धीरे धीरे पहले तो लोगों ने डरा दिया था कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अच्छा। और आपके पिताजी रिक्शा ड्राइवर, आपके पास पैसा कहाँ है, बिल्कुल, क्या आप 2 लाख 4 लाख रुपए दोगे जी? तो लोगों ने ये बोला, बहुत से लोग नेगेटिव बोले, नहीं बहुत मुश्किल है, सरकारी नौकरी लग रही, पागल हो तुम, नेहरू पार्क में पढ़े रहते हो, पढ़ते रहते हो दिन भर, बोले पागल हो क्या? लेकिन आपका कठिन परिश्रम था, 16 घंटे लगातार पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे लगता है 16 घंटे जो व्यक्ति पढ़ सकता है वो तो हर मुकाम को पा सकता है। आप तो सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब फिर क्या हुआ कि मुझे पैसे, मैंने बोला यार पैसा कमाना पड़ेगा, बुक्स चाहिए थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैं रुस्तम की चाल के एक मेरा मित्र था, वो पुताई का ठेका लेता था जी, मैं उसके साथ गया और मैंने सर उसके साथ 15 दिन जी काम किया, पुताई की जी। पुताई करने के बाद वो आंखों में घुसता था सर, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं बता रहा हूँ, और पोछा सब लगा के। और उसने सर मुझे पहली सैलरी जो दी थी, मैं बताना चाह रहा हूँ 400 रुपये मुझे दिए थे जी। उन 400 रुपये की सर मैं सबसे पहले खजूरी बाजार में जाके प्रतियोगिता दर्पण की किताबें लेके आया। उन किताबों से सर मैंने पढ़ना चालू किया था। मेरे पास कोई ये ना, बहुत मुश्किल था कि मैं उसको कर पाता, लेकिन उस किताबों से मेरे पास आत्मविश्वास था। बिल्कुल सही कहा आप, तो आपका मेरा आत्मविश्वास था कि मैं अब मुझे सरकारी नौकरी लेना है। बिल्कुल सही कहा, और उसी दिन मैंने तय कर लिया था सर। व्यक्ति, सही बात है कि व्यक्ति तय कर लेता है, अपने तय कर लेता है कि मुझे इस चीज़ को पाना है, तो फिर मुझे लगता है कि वो कोई मुश्किल नहीं होती। आपको फिर कितने दिनों बाद जॉब लगी? सर उसके बाद मेहनत करता रहा मैं, और सबसे बड़ी चीज़ तो सर रेलवे कोई जानता ही नहीं था मेरे क्षेत्र में। रेलवे की एग्ज़ाम क्या होती है, प्रतियोगी परीक्षा क्या होती है, बैंक क्या होता है, SSC क्या होती है, ये लोगों को मालूम ही नहीं था सर जी।
कुछ लोग पहले लगे थे, लेकिन वो कभी मार्गदर्शन इस टाइप का मिला नहीं, देते भी नहीं थे लोग। हम लोग तैयारी 4-6 लोग करते थे जी। और हमने तैयारी चालू की। हम अभाव में हम जो किताबें ला के पढ़ते रहे, मार्गदर्शन नहीं था। सत्येंद्र भैया एक हमारे थे जो पंचमी फेल में रहते थे, वो तहसीलदार बने जी। तो उनसे फिर हमने थोड़ा मार्गदर्शन लिया, कमल बंसोड़े सर से मार्गदर्शन लिया, कुछ किताबें फिर उनसे पूछी, धीरे धीरे हम पढ़ते रहे, किताबें हमारे पास आते रही और मैं भी तैयारी करता रहा लगातार। क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज़ है कि पोस्टल और पैसे भी लगते थे एग्ज़ाम देने के, जाना उसमें मेरा पैसा भी लगता था। मेरे को यदि जाना है जम्मू कश्मीर जाना है तो टिकट चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो सर फिर थोड़ा बहुत जॉब करते थे, इधर उधर काम करके, थोड़ा बहुत पार्ट टाइम कर करके, हाँ सर, काम करके कपड़ों की घड़ी भी करी सर, पान के टोकरे भी उठाइए। लेकिन जो पैसा आता था वो सर मेरे पास यदि 50 रुपये आता था तो मैं खजूर बाजार जाता था, मेरे पास 100 रुपये आता था तो खजूर बाजार जाता था, 200 रुपये आते थे तो खजूर बाजार जाता था। और सिर्फ एक ही ध्येय था कि नहीं, अपने को नौकरी लेना, सरकारी नौकरी लेना है। पोस्टल ऑर्डर के मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मैं 10-10 रुपये उधार लेके पोस्टल ऑर्डर भरता था। 10-10 रुपये सर मैं पोस्टल उधार लेके पोस्टल भरता था जी। और लगातार कंटिन्यू। फिर जैसे सर फिर हम एग्जाम देने लगे, अनुभव आता रहा। बिल्कुल सही। नेगेटिव लोग भी मिलते रहे कि बोला नहीं होगा, पॉजिटिव भी मिलते रहे, कुछ लोगों ने बोला नहीं होगा, आप तैयारी करो, कुछ ने किताबें भी दी। उसके बाद धीरे धीरे सर हम हिंदुस्तान के RRB जो रेलवे भर्ती बोर्ड है जी, हिंदुस्तान के सर हर भर्ती बोर्ड में मैंने एग्जाम दिए और 100-150 एग्जाम देने के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर। अच्छा। मैं बहुत निराश हो गया जी। और फिर क्या हुआ कि सिलेक्शन हुआ प्री में जी। RRB भोपाल में मेरा सिलेक्शन हो गया जी। प्री में हुआ। और प्री के पहले कुछ बच्चे वहाँ जब नेहरू पार्क में धीरे धीरे हम क्या करते थे कि जब 5-6 लोग हो गए तो लोगों को फिर घर घर जाके जगाने लगे। मैंने क्लासेस चालू की चाणक्य इंस्टीट्यूट नेहरू पार्क के नाम से। सबने बोला कि सर अब कुछ आप लोगों को जगाइए। तो वहाँ घर घर जाके सर, जैसे मेरे एक मित्र है, उनने बोला यार मेरा भांजा है, ये जॉब पे जाता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके घर गए, उसको समझा के आए कि आप शाम को पार्क आया करो। बिल्कुल। फिर दूसरे के घर गए, वो बीड़ी बना, उसको समझाया कि आप पार्क आया करो। तो बोले कहाँ नौकरी लगती है, तुम्हारी तो लगी नहीं जी। अच्छा, ऐसा बोला। मैंने बोला नहीं, नौकरी लगती है, आप धैर्य रखें, नौकरी लगेगी, आप आओ तो सही। बिल्कुल सही कहा। आप मम्मी पापा आपके काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, लेकिन शिक्षा आप आइए, आप पढ़ाई आगे कीजिए। 12वीं पास हुए, फिर पढ़ने आने लग गए। ऐसे सर बस्तियों में शाम को जाके पार्ट टाइम में हमारे दोस्त धीरज हार्डिया सर है और भी राम गोपाल माउटा है जी, कमलेश जीनवाल है, ये सब 4-5-6 लोगों का ग्रुप हमारा मिल गया था। और धीरे धीरे हम पूरी बस्तियों में लोगों को इकट्ठा करके नेहरू पार्क लाने लग गए। तो नेहरू पार्क में हमने डिस्कशन चालू कर दिया था। बिल्कुल। दिनेश लत्या है जो आज RI है, बिल्कुल, और विमल लोधवाल है जो आज प्रोफेसर हैं, ये सब लोग मिलके फिर वहाँ हम डिस्कशन चालू करने लग गए। और जब भूख लगती थी तो पास में कैंटीन थी, जहाँ BSNL के कैंटीन में 50 पैसे की चाय मिलती थी, तो वो कभी कभी वो 50 पैसे भी हमारे पास नहीं रहते थे, लेकिन जो आत्मविश्वास था सर, हमने सोच रखा था कि करना है। आप एक योद्धा की तरह काम करते रहे, वॉरियर की तरह देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको जॉब कब लगी और आपका आत्मविश्वास? तो सर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद सब नेहरू पार्क से बच्चे हो गए तो सबने बोला, मेरा प्री एग्जाम में घर वालों ने इधर बोला कि नहीं यार तेरी नौकरी लगना नहीं, तेरे को शादी करना है। एक लड़की को पैसे देके आ गए, जबरदस्ती शादी करना चाह रहे थे, मैंने शादी नहीं की। मैंने मेरे पास आज कुछ है ही नहीं, मैं कैसे शादी कर लूँ। बिल्कुल सही कहा। और जब मैं सोऊंगा तभी तो परिवार, जब मैं सेव होऊंगा तभी फैमिली के लिए कुछ कर पाऊंगा। बिल्कुल सही कहा। तो उसके बाद फिर मैंने सर क्या करा कि मेरा मेंस में नहीं हुआ जी, मेंस में नहीं हुआ तो सभी बच्चों ने बोला कि नहीं सर अब आप पढ़ाना चालू करें। तो फेल गया था जब तक मैं आसपास कि गर्ल्स वगैरह भी आने लग गई थी पढ़ने के लिए। हाँ, तो गर्ल्स वगैरह बोले नेहरू पार्क में कैसे पढ़ाएंगे गर्ल्स को, गर्ल्स वगैरह को। तो फिर हमने एक रूम देखा सर जी। उस रूम में लकड़ी की टाल के पास में रूम देखा मालवा मिल पे, ना उसमें खिड़की दरवाजे थे नहीं थे, वहाँ हमने चालू करा। बड़ी मुश्किल से सर उसका 500 रुपये दे पाए। उसके बाद फिर हमने सर साईनाथ मंदिर के सामने एक रूम लिया। वहाँ भी सर क्या हुआ कि वहाँ पगड़ी, उन्होंने बोला कि पगड़ी लगेगी। तो मैं, मेरे दोस्त, उनका बहुत सपोर्ट रहा। श्री मदन लाल जी धीमान सर हैं जी, जो राधा स्वामी सत्संग भी हैं, मैं उनको बिल्कुल पूजनीय पिताजी जैसे हैं वो। उन्होंने मुझे मित्र को बोला, मैंने यार नहीं खोल पाएंगे क्लास, पगड़ी मांग रहे हैं जी, 3 महीने का देना पड़ेगा। तो फिर वो उन्होंने 5000 रुपये मुझे दिए सर। उन 5000 रुपयों से लेके मैंने दरी और 150 रुपये का बोट खरीद के जो नेहरू पार्क में था उसको सर क्लासेस चालू की। 5 बच्चों के साथ मैंने सर क्लास चालू की थी जी, और दरी पे स्टार्ट की थी। पढ़ के सर, पढ़ के पढ़ा के वहाँ पर बच्चों को जब स्टार्टिंग किया था
तो लोगों ने सर, आलोचक उस वक्त भी थे, बिल्कुल बोले खुद का सिलेक्शन नहीं हो रहा, लोगों को पढ़ा रहे हैं। क्या बात है। और इस टाइप से बोला। फिर भी सर मैं तो सिर्फ मैं वर्क पे फोकस था, मुझे सिर्फ मुझे कर्म पे मुझे था कि मैं निश्चित रूप से मेरी जीत होगी, मुझे आत्मविश्वास था सर जी। भले ही, और ये भी है कि सर भले ही आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन यदि आपके पास सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास है, बिल्कुल सही कहा, तो दुनिया की कोई ताकत सर आपको पीछे नहीं रख सकती सर। वो मुद्दा था सर, शुरू का 2-3 महीने में किराया दे पाया, फिर नहीं दे पाया। बच्चा 100 रुपये दे रहा, 50 रुपये दे रहा। बहुत, एक बार मकान मालिक आया, बोले कैसे सर हो, खुद भी परेशान होते हो, मेरे को भी परेशान करते हो। अच्छा, कैसे सर हो? तो उस वक्त बच्चों के सामने डांट गए सर मेरे को जी। साईनाथ मंदिर सामने था, हताश हो गया, निराश हो गया कि नहीं यार अब बंद करो, बहुत परेशान आ गया। साइकिल में भी पंचर हो जाती थी, पैसे नहीं रहते थे। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरे को आत्मविश्वास जगा कि नहीं यार परेशान नहीं होंगे, करना है कुछ। हाँ, करना है सर। मैं ब्याज से पैसे लेके आया क्लास कुछ उसके लिए, पढ़ाने के लिए, उस किराया देने के लिए मैं ब्याज से सर, उनसे मेरे पास नहीं था, मैं दे दूंगा, तू दे यार। वो दे के और उसको क्लास को कंटिन्यू रखा सर जी। और मैं नेहरू पार्क में 9 बजे पढ़ाने के बाद नेहरू पार्क जाता था जी। और नेहरू पार्क में सर 11 बजे तक पढ़ता था। आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड सर, उसके पहले 2002 में मेरे पहले विद्यार्थी अजय जारवाल, जो कुलकर्णी के भट्टे पे रहते थे, उन्होंने रेलवे का श्रीगणेश करा और वो रेलवे में सिलेक्ट हो गए। और उनके सिलेक्शन से ही लोगों में उम्मीद जागी कि नहीं सिलेक्शन होता है। आपका सिलेक्शन कब हुआ? मेरा 2005 में सिलेक्शन हुआ। 3 साल मेरे पहले सर, मेरे कम से कम 100 स्टूडेंट, हाँ मेरे 100 स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए थे। क्या बात है। और उसी के बाद सर जो कंटिन्यू चालू हुआ, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो अब सबने बोला कि सर अब क्या होगा, क्लास बंद हो जाएगी जी। मैंने बोला नहीं यार, क्लास बंद नहीं होगी, मैं कोशिश करता हूँ। मेरा सिलेक्शन सर अहमदाबाद डिवीज़न मुझे मिला आरआरबी मुंबई के माध्यम से जी। और खुशियों का ठिकाना नहीं था, परिवार में खुशी आई कि नहीं, और लोगों में उम्मीद थी, लोगों को लग रहा था कि अब इसका सिलेक्शन नहीं होगा और ये क्या होगा, बोले अब तो नौकरी मिलती ही नहीं है। लेकिन जब मैंने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए थे, स्टूडेंट्स, उससे थोड़ा आत्मविश्वास था लोगों में कि नहीं यार सिलेक्शन हो रहा, तैयारी करो। तो बस्तियों में जागृत हुए, धीरे धीरे लोगों में जागृति आई और आसपास के हाँ लोगों में उम्मीद जागी। 2005 में मेरा सिलेक्शन होने के बाद सर क्लास में मैंने सब बोले कि सर अब क्लास क्या बंद हो जाएगी। तो सर मेरे मन में मैंने विचार किया कि नहीं यार क्लास बंद नहीं कर सकते, क्या होगा क्या। तो सर उसमें से कन्हैयालाल प्रजापत थे जी। मेरे स्टूडेंट ही थे, वो पेपर बांटते थे, सोमनाथ की चाल में रहते थे, उनके पिता सब्जी का ठेला लगाते थे जी। बहुत संघर्षशील थे। उनको मैंने बोला कि आप पढ़ाओ, अरे बोले सर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर मैंने सर उनमें वो पहले दिन जब पढ़ाए तो बच्चे मेरे पास बोले कि सर घबरा के नहीं पढ़ा पा रहे। फिर मैंने सर को उनको मोटिवेट किया कि आप पढ़ा सकते हो, आपको जो आता है वो पहले पढ़ावा, बिल्कुल सही कहा, जो आपको आता है मैं आपको पूरा गाइड करूँगा। सर मैं गुजरात में था, अहमदाबाद में, वहाँ से लेके मैंने उसको पूरा गाइड किया। वो पढ़ाते पढ़ाते उनका सिलेक्शन हो गया। वो आज इंदौर में हेड टीटी है। गुड, शानदार। उसके बाद सर फिर राहुल सुनहरे जी आए जी। उसी में से एक स्टूडेंट को उठाया, वो भी तैयारी कर रहे थे, उनने पढ़ाया। वो SBI में ब्रांच मैनेजर है, उनका सिलेक्शन हुआ। हाँ सर। फिर उसमें से एक को उठाया, वो चले गए। फिर दूसरे आए, वो अभी उत्तर पश्चिम रेलवे में भरत वर्मा सीनियर क्लर्क है। उसके बाद राम गोपाल माउटा जी आए, जो गुमा की फील्ड में रहते थे, उनके पिता भी मजदूरी करते थे। वो आए, उनने पढ़ाना चालू करा। वो फूड इंस्पेक्टर है आज धार में। इस टाइप से सर चेन बन गई। और मेरा संकल्प था कि मुझे ऑफिसर नहीं बनना सर। मेरे मन में आया था कि मैं PhD करके और कहीं अधिकारी बन जाऊं। बिल्कुल। मैं किताबें भी ले आया था, लेकिन मन को थोड़ा सा विचार करा कि नहीं यार इस अभियान को ही चलाना है। बिल्कुल सही। प्रण कर लिया कि अब कुछ नहीं बनना है, रेलवे की नौकरी के साथ बनना कुछ नहीं है, कर्णधार बनना, लोगों को बनाना। जी, कितने स्टूडेंट हैं आपके पढ़ाए हुए जो MPSC सिलेक्ट कर चुके हैं या फिर पास? सर आज लगभग, आज तो आंकड़े तो उपलब्ध नहीं है सर, लेकिन 1000 स्टूडेंट से ऊपर बच्चे आज सिलेक्ट हो चुके हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा स्टूडेंट है। रेलवे, बैंक, LIC, पुलिस और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, MPPSC, सभी में आज मील क्षेत्र के वो बच्चे जो शिक्षा के अभाव में थे, आज वो बहुत अच्छे पोस्ट में हैं। आसपास की बात की जाए तो पुलिस में वो कितने स्टूडेंट हैं जो गर्दिश का? हाँ सर, मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि पुलिस, जब हम थाने जाते तो पुलिस, जब नेहरू पार्क में पढ़ते थे तो पुलिस का ये था यार गुमा की वेल में चोरी होते हैं। बिल्कुल। और वहाँ TI ने बोला कि यार वहाँ तो गुंडों की लिस्ट आती है। जब वहाँ लिस्ट, जब वेरिफिकेशन चालू हुए तो TI के ये शब्द थे कि यहाँ गुंडों की लिस्ट आती थी, नौकरी की लिस्ट कैसे आ रही है। बिल्कुल। वो अचंभित थे जी। लेकिन वो जो सर वो तोड़ा हमने, और आज एक घर में सरकारी, एक घर में 4 सरकारी आदमी है सर। बिल्कुल। गोमा की फैल, पंचम की फैल, लाला का बगीचा, कन्नू पटेल की चाल, रुस्तम का बगीचा, कुलकर्णी का भट्टा, जीवन की फैल, इन सब में जगजीवन रामनगर,
टापू नगर, आज सब बहुत अच्छे अच्छे जगह और अच्छी पोस्टों पे हैं। स्लम एरिया की जो तस्वीर बदलने का जो आपने दायित्व संभाला है और कहने के नहीं सर, ईश्वर ने दिया है ये। सफलता लगातार मिल रही है और आपकी सफलता के पीछे ये भी कहेंगे कि अब आप स्वयं जो है आत्मसंतुष्टि के भाव में आ चुके हैं। नहीं सर, इतने सफल व्यक्तित्व, हम तो काफ़ी रोमांचित हो रहे हैं आपसे बातचीत करते हुए कि सुने जा रहे हैं आप, बताए जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं, हम बताए जा रहे हैं। आप अब क्या स्थिति में, चूँकि आप इंटरव्यू देते देते आप रुहा से हो गए थे, रुदन भर आई थी आपकी, अब ऐसा लगता है कि मनुष्य जीवन वाकई सार्थक हो गया? नहीं सर, अभी मनुष्य जीवन सार्थक तो नहीं हुआ, लेकिन जीवन का एक ही है कि लोगों के काम आना है। बिल्कुल सही कहा। और अंतिम सांस तक ये प्रण कर लिया कि लोगों के लिए ही काम करना है। इसी अभियान को अंतिम सांस तक करूँगा, ये मैंने प्रण कर लिया सर। कितनी भी चुनौतियाँ आए, कितनी भी तकलीफें आए, पीछे नहीं हटेंगे। लोगों को शिक्षा ही सर एक ऐसा माध्यम है जो उसकी सामाजिक, आर्थिक सब विकास कर सकता है, उसकी जीवन शैली को आगे बढ़ा सकता है और उसको एक अच्छा सम्मान दिला सकता है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यही बताया था कि बिना शिक्षा के उद्धार नहीं है, शिक्षा से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले जिन्होंने ये कहा था कि शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। शिक्षित रहो, संगठित रहो, आगे बढ़ते रहो, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है। और यही प्रण है कि सर बस्तियों में जा के आज भी हम, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2014 में सर हमने बाबा साहब के जन्मदिन को जी कैरियर जागृति शिक्षा अभियान के रूप में बस्ती में जितने भी हम शिक्षित लोग थे जो नौकरी लगे थे वो सब हम आए और हमने बस्ती में एक शिक्षा जागृति रैली निकाली और घर घर दीप जलाएंगे, पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। क्या बात है। इन नारों के साथ हमने पूरा बस्ती में, और अभी भी चाहते क्योंकि सर शिक्षा ही है। हमने देखा है सर कि जुआ, सट्टा, शराब, और आज भी सर, आज भी बहुत सब चीज़ें हैं कि जो असामाजिक गतिविधियां थोड़ी कम हो रही है, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे असर उस है, पर असर है। हाँ, बिल्कुल। आप जैसे व्यक्तित्व के आगे आने के कारण जो आपने जो कठिन डगर, एक चुनौती पार कर ली और अपने आप को जब, लेकिन सर आज क्या हुआ कि आज जैसे लोगों में भी आ रहा है कि नहीं ये नौकरी लगती है यार, ये लड़का जब 10वीं में 3 बार फेल हो गया है और उसके बाद ये 10वीं पास करके आज नौकरी कर रहा तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर जब उसका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो सब देख रहे हैं कि यार ये लड़का कार में आ गया यार, ये तो ऐसे ही घूमता था और स्टार लेके घूम रहा है, तो मैं भी बन सकता हूँ। तो उसके माता पिता, सर आज ये है कि मेरे पास दिन भर माता पिताओं के फोन आते हैं कि सर हमारे बच्चे को गाइडलाइन देना है, ये हमारा बच्चा क्या करना चाहता है। सही बात है। आपने जिस तरह से बताया कि एक आइडियल व्यक्तित्व सामने होना चाहिए, अपना आदर्श सामने होना चाहिए, जिससे व्यक्ति देख कर आगे बढ़ता है, और यही बात आप पर भी लागू होती है कि आपने ऐसे समाज के निचले स्तर से लोगों को बनाया, उन्हें तैयार किया और एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया, और वो आदर्श अब लोगों के कहीं ना कहीं एक मार्गदर्शक बतौर पहचाने जा रहे हैं। एक मार्गदर्शन आपको देने का हमेशा मौका मिला, आपको भी थोड़ा मार्गदर्शन मिला और आपने बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन लोगों का किया। अब ऐसी स्थिति में समाज में और क्या क्या आप बदलाव चाहते हैं, लोगों को किस तरह खुलकर आगे आना चाहिए जिससे हमारा समाज जो है, जो स्लम्स में रहने वाला जो समाज है, जो शिक्षा के प्रति दूर अपने आप को रखता है, हमेशा उतना लगाव नहीं होता उनके भीतर, उनको जागृति करने के लिए क्या और भी कुछ लोगों को आगे? सर बिल्कुल, क्षेत्र में शिक्षा का अभी भी माहौल नहीं है सर। तो मैं तो जितने भी जनप्रतिनिधि है उनसे मैंने यही प्रार्थना की है, मैं हमेशा बार बार बोलता भी हूँ कि सबसे पहले तो वहाँ बाल वाचनालय बनना चाहिए, लाइब्रेरी होना चाहिए, एक ऑडिटोरियम बनना चाहिए जिससे वहाँ के बस्ती के जो लोग हैं वो जाए कहाँ, बिल्कुल सही, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहे वहाँ वो लोग। आपको राजनेताओं से भी मिलने का बहुत मौका मिला हुआ है, हमारे इंदौर शहर के जितने कर्णधार हैं, पॉलिटिक्स करते हैं अलग अलग पार्टियों की, क्या कभी उनसे मुलाकात होती है? आपका तो खूब सम्मान करते हैं वो लोग। जी सर, सम्मान करते हैं, सभी ने सम्मानित किया। उनके जितने शिक्षा बढ़ाओ और सर्व शिक्षा अभियान कहने के फेल दिखते हैं, आप जैसा एक अकेला चलो रेक के माध्यम से आते हैं आधुनिक ज्योतिबा फुले के रूप में और लोगों को पढ़ा लिखा कर उनको जॉब भी दिला देते, खासतौर से सरकारी नौकरियां दिला देते। क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं समाज के जो हमारे जनप्रतिनिधि है, जैसे आकाश विजयवर्गीय जी है, हमारे बाबा महेंद्र हाडिया जी है, सुमित्रा महाजन जी है, और भी तमाम जो हमारे जनप्रतिनिधि है, वो सब समय समय पे मैं उनसे मिलता हूँ। वो भी क्लास में आके बच्चों को मोटिवेट करते हैं और आश्वासन देते हैं कि नहीं हम हैं और कुछ करेंगे आप लोगों के लिए, और समय समय पे वो सहायता वगैरह जो भी कोशिश करते हैं, मोटिवेशनल कार्यक्रम में आते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल। आपकी खुद की बात की जाए, आपके गोल की, तो क्या वो कौन सा लक्ष्य है आपका? क्योंकि आपने तो अपना लक्ष्य तो भेद ही लिया है, लेकिन एक ओवरऑल जब आगे बढ़ता है व्यक्ति तो उसके गोल भी बड़े होते हैं। अब किस तरह का गोल है? सर मेरा तो ये है कि हमारा जो क्षेत्र है और जो यूथ है वो यूथ आइकन बने देश के और राष्ट्र के लिए काम करे। क्या बात है। राष्ट्र के लिए काम करे, जहाँ भी जाए वो राष्ट्र के लिए काम करे। मेरा मेन उद्देश्य ये लोगों में राष्ट्र भावना जगाना, अपने परिवार के लिए,
अपने समाज के लिए कुछ करना। बिल्कुल यही मेरे भी सर में जीवन का उद्देश्य बनाया है। और अभी जितना समय मिलता है हम कैरियर मार्गदर्शन और युवा दिवस, हम राष्ट्रीय युवा दिवस बनाते आ रहे हैं, 14-15 साल हो गए। और युवा दिवस पे हम जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनका हम चयन करते हैं, और जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, जो प्रोफेसर से जिनका अचीवमेंट्स है, उनको हम बुलाते हैं, उनसे वो सम्मानित कराते हैं और वो उद्बोधन देते हैं, और उनके मार्गदर्शन में वो मोटिवेशनल स्पीच से वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा हमारा प्रयास है कि जो बस्ती के लोग हैं वो आज भी शिक्षा से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, तो उनको शिक्षित करना है। शिक्षित होंगे तो ऑटोमेटिक वो अपने बुद्धि और विवेक से पहचान पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। बिल्कुल सही कहा। और ये जरूरी है आज के समाज में सही और गलत की तुलना करना, उसकी देखना कि आखिर सही रास्ता, सही मार्ग कौन सा है और कौन सही मार्गदर्शक है। आप काफ़ी सादगी के साथ में अपने जीवन को चला रहे हैं। हालांकि आप इंदौर में रेलवे में हैं, अच्छी जॉब चल रही है, लेकिन आपका दिल जो है आज भी संवेदनाओं से भरा हुआ है। आज भी आपका दिल जो है स्लम्स के बच्चों को, उनको शिक्षा के प्रति आकर्षित करने के लिए धड़कता है। यूँ कहें आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। आपके स्वयं की एक आइडियल स्टोरी है, कहीं ना कहीं आपका आदर्श व्यक्तित्व है, कई लोगों को प्रभावित करता है। और कहीं ना कहीं आपको देखकर ऐसा लगता है कि जब आप इतनी जीवटता से आगे बढ़ते, इतने संघर्ष के बाद भी हार नहीं मानते, तो हमें भी हार नहीं मानना चाहिए। आपने द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आइडियल स्टोरी में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने मुझे इस लायक समझा और आपने मील क्षेत्र की आवाज़ को आज हज़ारों लोगों के सामने रख रहे हैं, इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। बहुत बहुत दिल से सर, पूरे चाणक्य इंस्टीट्यूट नेहरू पार्क की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।